नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की उम्मीदें जो हैं लगातार बढ़ रही हैं। फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि की जो है चर्चाओं के बीच अब पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग भी जो है अब जोर पकड़ रही है। अब 8वें वेतन आयोग में पेंशन के नियमों में क्या बदलाव होंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। तो आज के शो में सबसे पहले पेंशन के नियमों में होने वाले बड़े बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन के मामले में एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। मामला किसका था और सरकार को क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसको भी करेंगे डिकोड। और अंतिम में बात करेंगे शेयर बाजार की और मॉर्गन स्टैनली की आई बड़ी भविष्यवाणी की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग सिर्फ वेतन बढ़ोतरी का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की लड़ाई भी जो है वो बनता जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने पेंशन को अधिक जो है लिबरल बनाने के लिए, यानी उदार बनाने, उम्र के साथ उसमें बढ़ोतरी करने और गारंटीड पेंशन व्यवस्था को मजबूत करने की मांग उठाई। प्रवीण सर, अब ये कौन सी नई जो है वो डिमांड आ गई है? पहले तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, बस इस कहानी को कवर करते करते एक बार बीच में आई थी ये बात, कहा गया था कि 60 साल में तो रिटायर हो जाते हैं, 20 साल के बाद, यानी कहा गया था कि 80 वर्ष से ऊपर अगर हो जा रहे हैं तो वहां जो है चेंज जो है मूल चूल जो है चेंज करने की जरूरत है। लेकिन अब तो बात आ गई है कि छोड़िए 20 साल, 60 नहीं, उसके बाद लगता है शायद 65 साल के बाद से ही कहा जा रहा है कि जो है हर 5 साल। जी, क्या है कहानी? ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल हर 5 साल में एक तो 5% की एडिशनल जो पेंशन है वो देने की एक बड़ी डिमांड सामने आई है, जिसमें 65 साल की अगर उम्र है तो आपको 70% सैलरी मिलनी चाहिए आपकी जो लास्ट राउंड सैलरी थी उसके हिसाब से, और अगर आप 75 साल के हैं तो 80%, और इस तरह से हर 5 साल बाद 5% का इजाफा की बात की है। और बड़ी बात यह कि जब कोई कर्मचारी रिटायर होकर 90 वर्ष की आयु पर पहुंचे तो उसकी जो लास्ट राउंड सैलरी है उसके बराबर सैलरी यानी 100% जो पेंशन है वो मिलनी चाहिए। एक तो बड़ी बात यह है जो आपने बताई। दूसरी बड़ी बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात विशाल ये है कि अब तक जो एक चर्चा चल रही थी, जो डिमांड थी कि साहब 50% जो पेंशन है आपकी लास्ट जो आपकी सैलरी रही उसका वो देने की गारंटी की मांग की गई थी सरकार से, लेकिन अब इसको भी बढ़ा दिया गया है। अब इसमें 2 बातें कही गई। एक ये कहा गया कि या तो आप जो आपकी जो लास्ट सैलरी थी उसका 67% दीजिए, 67% दीजिए, या फिर आप जो आपकी 10 महीने की एवरेज सैलरी है जी उसके बराबर आप जो है उसका औसत जो है उसका आप भुगतान जो है वो बतौर पेंशन कीजिए। इनमें से जो भी ज़्यादा हो, या तो 67% या फिर 10 महीने की, पिछले 10 महीने की रिटायरमेंट से ठीक पहले की जो सैलरी का एवरेज निकल कर आए वो आप बतौर पेंशन दीजिए। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण मांगे कर्मचारियों की तरफ से यहाँ की गई हैं। चलिए अभी प्रवीण सर की बात को और आसान भाषा में हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन मान लीजिए 1 लाख था तो 65 वर्ष की उम्र पर पेंशन हो जाएगा 70,000, 70 वर्ष की उम्र पर हो जाएगा 75,000, 75 वर्ष की उम्र पर हो जाएगा 80,000, और 80 वर्ष पर 85,000 और 85 वर्ष पर 90,000। और जैसा कि प्रवीण सर ने कहा कि जैसे आप 90 पार कर गए तो सीधे आपका जो पेंशन है वो डबल हो जाएगा। 90 पर आप चले गए तो 1 लाख और जुड़ जाएगा, यानी 2 लाख रुपए की आपको पेंशन मिल जाएगी। तो ये है आज की सबसे ताजा खबर। 90 वर्ष की आयु पर आपका जो 1 लाख आप सैलरी ड्रॉ कर रहे थे वो पूरा 1 लाख आपको माफ कीजिएगा बतौर पेंशन मिलेगा। एग्जैक्टली, जो मतलब 100% आपकी जो सैलरी का वो पेंशन के तौर पर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में से भी जो है विकल्प यानी जो ऑप्शन है वो चुनने की आज़ादी की बात भी सामने आ रही है। जैसा कि अभी हम लोग जहां तक जानते हैं 2004 के बाद अगर रिटायर्ड हैं तो 2004 के बाद 2004 के बाद अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको फिर जो है ओपीएस का फायदा नहीं मिलेगा। 2004 से पहले वाले को ओपीएस है, 2004 के बाद वाले को एनपीएस, और अभी जो तत्काल जो सरकार ने जो बनाया कि बहुत अच्छा, ना ओपीएस ना एनपीएस, सबसे अच्छा जो गारंटीड पेंशन, फैमिली पेंशन में वृद्धि और तमाम ल्यूक्रेटिव फायदों के साथ सरकार ने यूपीएस को लॉन्च किया। हालांकि ताज़ा अपडेट ये है कि इसको आगे कंटिन्यू किया नहीं गया है। 1,22,000 लोगों के नहीं ऑप्ट किया था यूपीएस को, लेकिन ये ऑप्शन बहुत मुझे अच्छा लग रहा है सर कि स्विच मॉडल। मुझे जो पसंद है, मुझे जो चुनने की आज़ादी है, यानी मुझे ओपीएस अच्छा लग रहा है तो मैं ओपीएस चुन लूँ, एनपीएस अच्छा लग रहा है तो एनपीएस चुन लूँ, यूपीएस अच्छा लग रहा है तो यूपीएस चुन लूँ। क्या है ये खबर, इसको भी समझिए। नहीं, देखिए इसमें मुझे लगता है कि 3 विकल्प का हिसाब चलेगा नहीं। अगर सरकार लेकर आएगी, मान लीजिए इन एनी केस जिसकी उम्मीद
बहुत कम है कि सरकार इसको लेकर आएगी वापस पुरानी पेंशन को। लेकिन अगर पुरानी पेंशन सरकार लेकर आती है तो कर्मचारियों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो फिर यूपीएस या एनपीएस को चुनेगा। और सरकार के लिए भी मुफीद फिर ये होगा कि वो साहब एनपीएस या यूपीएस क्यों चलाए, उनके लिए फंड मैनेजर बिठाना, उनके लिए पूरी व्यवस्था करनी है, उसके कैलकुलेशन है, उसका अलग हिसाब, कौन कर्मचारी किस स्कीम में है, ये गड़बड़ झाला। फिर मुझे लगता है अगर मान लीजिए मांग आ रही है तो फिर मांग पूरी तरह से, और जो ज़्यादातर कर्मचारी संगठन है जो डिमांड कर रहे हैं वो इसी बात ही कर रहे हैं कि साहब ना यूपीएस चाहिए ना एनपीएस चाहिए, आप केवल पुरानी पेंशन व्यवस्था को लाकर रख दीजिए जो कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है, जिसमें कर्मचारी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, सरकार की तरफ से आपका पूरा फंड किया जा रहा है, सरकार अपने खजाने से उठाकर आपको पेंशन देगी। जी, तो चलिए सर, इसके अलावा एक और बातें सामने आ रही है। एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की चिंता है, वो भी हम समझ लेते हैं। कई कर्मचारी संगठन कह रहे हैं प्रवीण सर कि रिटायरमेंट की बाद जो इनकम है यानी जो आय है वो बाजार की चाल पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बार बार इसका विरोध होता है कि तमाम हमारा जो रिटायरमेंट का पैसा है उसको आप मार्केट से लिंक्ड कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल के साल 2 साल के पहले के अगर बाजार के रिटर्न्स देखिएगा तो निगेटिव है, अगर एसआईपी का भी अगर आप डाटा देखिएगा तो उसमें भी अगर आपका पोर्टफोलियो है तो लाल निशान में। तो ये तर्क दिया जा रहा है कि जो रिटायरमेंट का हमारा पैसा है उसको तो वैसे मत डालिए। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बुजुर्ग अवस्था में जो है निश्चित और भरोसेमंद पेंशन की जो है वो गारंटी होनी चाहिए, इसलिए ओपीएस जैसी जो है गारंटीड पेंशन व्यवस्था को लेकर जो है पुरजोर जो है डिमांड उठती हुई नजर आ रही है सर। नहीं देखिए, ये बात जाहिर तौर पर अभी के अगर 1-1.5 साल को आप मार्केट को देखेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ी गिरावट चल रही है। उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एफआईआई की बिक वैल्यू, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप लंबे वक्त से देखेंगे, अगर आप 2000 से मार्केट को देखेंगे तो आपको लगातार ग्रोथ नज़र आएगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो रिटायरमेंट का पैसा है विशाल, वो लंबे वक्त का पैसा है, किसी का 30 साल के लिए, किसी का 25 साल के लिए, किसी का 27 साल के लिए। जब आप इतने लंबे वक्त तक इन्वेस्ट करते हैं तो माना ये जाता है, जो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग और बाकी तमाम जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से कि साहब तब आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कंपाउंडिंग के इफेक्ट मिलते हैं, एक बड़ा फ़ायदा आपको नज़र आता है। तो क्या सरकार, मतलब मेरा एक ये सवाल है कि क्या सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकारी बॉन्ड्स के भरोसे आपको इस पेंशन, इस रकम पर इतना रिटर्न दे सकती है जिससे आपको 50% की पक्की पेंशन मिल पाए? क्या ये मुमकिन है? अगर 8% या 7% की सालाना अगर आप यील्ड को मान लीजिए सरकारी बॉन्ड्स में, सरकारी सिक्योरिटीज़ में या डेट जो प्रोडक्ट हैं एफडीज में, क्या वहाँ से इतना रिटर्न जनरेट हो पाएगा? इसी वजह से सरकार ईपीएफओ में भी जो आपका पैसा है उसको भी मार्केट से ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी चाहती है कि साहब ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबल हो, ज़्यादा पैसा बाजार में लग सके जी। क्योंकि सरकार को भी लगता है कि साहब ज़्यादा रिटर्न अगर देना है पेंशन को, और आने वाले वक्त में पेंशन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी तब बड़े कॉर्पस की ज़रूरत होगी। सरकारी खजाने क्या काफ़ी होंगे उस पूरे की पूरी जो रकम की रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा करने के लिए? और अभी भी अगर आप बजट के डॉक्यूमेंट्स को उठाकर देखिए, अभी भी सरकारी बजट जब साल का आता है एक बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन में सरकार का चला जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर एनपीएस रहती है या यूपीएस रहती है, मुझे लगता है कि सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प होगा नहीं कि एक ज़्यादा फ्लेक्सिबल मॉडल इस बात का रहे जहाँ पर कि लोगों का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हो सके ताकि ज़्यादा रिटर्न मिल सके और ज़्यादा बेहतर लोगों को पेंशन दी जा सके सरकार की तरफ से। चलिए सर, अब सैलरी पेंशन की बात हो रही है सर, तो 8वें वेतन आयोग को भी ले आते हैं इस कहानी में। क्या है लेटेस्ट अपडेट, कहाँ बैठक होने वाली है, क्या कुछ जो है बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, बताइए। नहीं, बिल्कुल मीटिंग्स का शेड्यूल, लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है, एक के बाद एक शहरों में, अलग अलग शहरों में मीटिंग्स जारी है। जून के पहले ही हफ्ते में आप समझिए कि 1 से 4 जून तक, यानी कल और उसके बाद पूरा जम्मू कश्मीर का दौरा है। 8 जून को लद्दाख में 8th पे कमीशन की और सरकारी कर्मचारियों के बीच में चर्चा वार्तालाप होगा। 22 जून को लखनऊ में है, 22-23 जून को, उसके बाद 6-7 जुलाई को भुवनेश्वर और फिर 9-10 जुलाई को कोलकाता में। तो कुल मिलाकर 10 जुलाई तक का पूरा शेड्यूल 8th पे कमीशन के मेंबर्स और चेयरपर्सन का
और कर्मचारी जो संगठनों के लोग हैं उनके साथ पूरा का पूरा पैक मामला है। चलिए प्रवीण सर, लेकिन ये जो सुझाव देने वाला जो मामला था, जो मेमोरेंडम या तमाम तरह के जो ज्ञापन देने वाला जो मामला था, उसको लेकर जो है डेडलाइन को जो आगे एक्सटेंड किया गया, इस खबर को कैसे देखा जाए? क्या ये डेडलाइन जो है आगे चीज़ों को बढ़ा देगी, या इसको ऐसे पॉजिटिव समझा जाए कि और लोगों की जो है बात है वो सामने आती हुई? नहीं, मुझे लगता है कि आयोग को और सरकार को ये लगा होगा कि अभी तक जो जिस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन आ रहे होंगे आयोग के पास, वो एक बड़ी तादाद होगी, और आयोग को ऐसा लग रहा होगा कि अभी तक जो आए हैं वो नाकाफ़ी हैं। हो सकता है अगर हम इसकी डेडलाइन को बढ़ा देंगे तो ज़्यादा लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, अपना पक्ष रख पाएंगे। तो आयोग मुझे लगता है कि एक पूरा ब्रॉड बेस्ड एक रायशुमारी करना चाहता है, ताकि जितने कर्मचारी संगठन हैं, जितने कर्मचारी हैं, विभाग हैं, उनके साथ मुलाकात की जा सके, उनसे बात की जा सके, और तमाम उनकी जो डिमांड्स हैं उसको समझा जा सके विचार। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। देश भर के लाखों अस्थायी, कैजुअल और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला बड़ी राहत लेकर आया। अदालत ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने लंबे समय तक सरकारी विभाग में लगातार अपनी सेवाएं दी हैं, सर्विसेज दी हैं, तो उसे केवल इस वजह से पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी नौकरी नियमित नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर जो है बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि पेंशन कोई सरकारी कृपा नहीं, बल्कि कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है। अब चूंकि पूरा मामला क्या था पहले वो समझिए। देखिए, बिहार की एक महिला ने अपने दिवंगत पति के लिए पेंशन की लड़ाई लड़ी। उनके पति जो हैं वो डाक विभाग यानी पोस्टल ऑफिस में जो है करीब 30 साल तक जो है कैजुअल यानी अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम किया था। नौकरी नियमित नहीं होने के कारण सरकार ने पेंशन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिवार ने जो है 18 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। मामला पहले जो है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी जिसको कि आप कैट के नाम से जानते हैं, वहां गया, फिर पटना हाई कोर्ट गया, और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या बातें सामने आई और इसका क्या सरोकार है आप पर, हम पर, ये हम प्रवीण सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर नहीं, देखिए, पहली जो विशाल इसका जो कॉन्सिक्वेंस कह लीजिए या इम्प्लीकेशन कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक नज़ीर है। ये उन तमाम लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और राहत की बात है जो सरकारी महकमों में लंबे वक्त से कैजुअल या टेम्परेरी वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे, और जिनको अपने रिटायरमेंट के बाद के फ्यूचर को लेके एक अनिश्चितता या एक प्रश्न चिन्ह लगा था, जिनको लगता था कि साहब यहाँ से निकलने के बाद उनके पास पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से एक बात, और जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो है पेंशन एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और इससे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक व्यक्ति जिसने 30 साल उसी विभाग में काम किया बतौर रेगुलर कर्मचारी, और एक व्यक्ति जिसने उसी विभाग में या सरकार के किसी महकमे में बतौर कैजुअल या टेम्परेरी एम्प्लॉय के तौर पर काम किया, एक को आप पेंशन दे रहे हो, एक को आप तमाम भत्ते दे रहे हैं, एक को आप कहते हैं कि साहब आप पुरानी पेंशन या एनपीएस या हर तरह की पेंशन की गारंटी दे रहे हैं, दूसरे को आप पूरे अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। उसी विभाग में उसी तरह से सेवा देने वाले किसी भी व्यक्ति को, और सरकार ने इस मामले में अपील की कि साहब इनको नहीं दिया जा सकता, केंद्र सरकार ने, कि हम इनको पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्चुअल थे उनको सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई गई। आप समझिए कि कोई व्यक्ति जो पोस्ट ऑफिस में कैजुअल वर्कर था, उसकी सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई कितनी महंगी साबित होगी। और सर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जहां तक मुझे याद है जीडीएस जो कर्मचारी होते हैं, ग्रामीण डाक सेवक, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और इन लोग जो है, जो अगर इक्विवेलेंट देख लीजिए, यही काम अगर दूसरा जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसकी तनख्वाह होती है 50,000 1 लाख रुपए, और ये लोग जो हैं मात्र 10,000 15,000 के आसपास के वेतन पे सेम काम कर रहे होते हैं, और बल्कि मैं कहूँगा कि ज़्यादा परिश्रम करते रहते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ सरकार को ज़रूर इस बात को सोचना चाहिए कि आप किस तरह से समान काम करने वाले दो व्यक्तियों के बीच में इतना बड़ा फ़र्क कर सकते हैं। सीधे तौर पर जो लाखों कर्मचारी इस तरह के जो सरकारी सेवाओं में मौजूद हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार ये मान सकती है, सरकार ने इस बात को कहा भी है कि हमारे खजाने पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब वैसे तो इस मामले में केवल एक व्यक्ति की बात थी, लेकिन सरकार को शायद ये बात भी समझ में आ रही होगी आगे आने वाले वक्त में यही फैसला नज़ीर बनेगा, और अब तमाम लोग
अपनी पेंशन के लिए आगे निकल कर आएंगे। लेकिन सर, मैं जहाँ तक कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली का अगर मैं फॉर्म देखता हूँ तो उसमें लिखा रहता है साफ तौर पर मना, मतलब उसमें लिखा रहता है कि इसमें कोई पेंशन वेंशन की बात मत कीजिएगा, कोई सेवा के शर्तों की बात नहीं होती है, और तमाम सिर्फ कहा जाता है कि आपको बस नौकरी करना है, जब हम पाएंगे आपको निकाले, हायर एंड फायर वाली बात होती है। तो वहाँ ये चैलेंज, वहाँ ये अवरोध नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई कर्मचारी लंबे वक्त तक आपके यहाँ सेवारत है, मान लीजिए 2, 4, 5 साल अगर कोई व्यक्ति रहा है, जाहिर तौर पर उसके अधिकार उस तरह से नहीं है कि आप पेंशन को मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है अगर कोई व्यक्ति 30 वर्ष तक उस विभाग में जिसने काम किया है उसको आप पेंशन से वंचित कर दें, ये कह के कि साहब आप तो टेम्परेरी एम्प्लॉय थे, ये मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है और ये बड़ी राहत की बात है। चलिए सर, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूंगा कि जिस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या सोचिए, लड़ाई इस मामले की लड़ाई 3 स्तरों पर लड़ी गई। कैट में पहले जो उनकी विधवा थी वो गई, उसके बाद हाई कोर्ट में लड़ना पड़ा, 18 साल लड़ाई लड़नी पड़ी, और फिर सुप्रीम कोर्ट में। नहीं सर, मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछूंगा कि जिस देश में बेरोजगारी की समस्या इतनी प्रचुर हो, इतनी एकदम मात्रा में हो, वहाँ सर तमाम लोग जो है, आप खुद कहते हैं कि एक फॉर्म आता है उसके लिए जो है लाखों की संख्या में लोग आवेदन देते हैं। अब ये केस को नज़ीर मानकर अब लोग कहें कि चलिए परमानेंट बहाली नहीं निकल रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल वाला ही ले लेते हैं, कम सैलरी पर ही नौकरी कर लेते हैं, चलिए आगे बेहतर पेंशन तो मिलेगा। नहीं, तो इसमें सरकार फिर एक काम कर सकती है। सरकार भी देखिए, सरकार को भी कमजोर समझ के मत चलिए। सरकार फिर सर्विस ब्रेक करना शुरू करेगी। 4 साल की सर्विस के बाद आपको 2 महीने का ब्रेक दे दिया, उसके बाद आपको रीअपॉइंट किया, फिर आपको 4-5 साल की सर्विस दी, उसके बाद फिर आपकी सर्विस को ब्रेक किया। सरकार भी इस तथ्य को तो सरकार भी जाहिर तौर पर समझेगी और आगे के लिए को लेकर रणनीति इस्तेमाल करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप देखिए, जो कैजुअल कर्मचारी है उसकी सैलरी भी सरकारी कर्मचारी के बराबर नहीं है सर, उसकी सैलरी और सरकारी कर्मचारी की सैलरी में भी कई गुने का फर्क होगा। है। तो आप सैलरी के मोर्चे पे भी नहीं दे रहे, काम आप बराबर करा रहे, ऐसा तो है नहीं कि जिम्मेदारी और कार्य जो है वो कम है। अगर आप वहां सैलरी कम दे रहे तो कम से कम पेंशन का जो मूलभूत अधिकार है, जब आप तमाम लोगों को, लाखों लोगों को आप पेंशन दे रहे हैं, उसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ रहे हैं, उसमें अप्रेजल भी एक तरह से कर रहे हैं, इंक्रीमेंट भी हो रहे हैं आपके, तो ऐसे मुझे लगता है जिनकी सैलरी ही कम थी, जिनकी पेंशन भी कम होगी, वहां आप अगर किसी का अधिकार रोकते हैं तो मुझे लगता है कि वो एथिकल भी विशाल नहीं लगता। सरकार के खजाने पर बर्डन जरूर है, लेकिन वो अनएथिकल भी प्रैक्टिस जान पड़ती है। दोनों बातों को समझेंगे। जिस तरह से जो वित्तीय बोझ का जो तर्क है उसको कैसे जो है दरकिनार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, केंद्र सरकार ने दलील दी कि ऐसे कर्मचारी को पेंशन देने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी के अधिकारों को केवल इसी आधार पर नकारा नहीं जा सकता कि इससे सरकार पर खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा सर एक और बात आ रही है, मॉडल एम्प्लॉयर वाली भी बात आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो अपने कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें और मॉडल एम्प्लॉयर की तरह जो है बर्ताव करें। तो ये भी एक बड़ी बिल्कुल ये सीधे तौर पर एक एथिकल बात है कि आप एक आदर्श, जब सरकार खुद अगर इस तरह से काम नहीं करेगी तो आप निजी सेक्टर में आप समझिए कि कंपनियां किस तरह से काम करेंगी। अगर सरकार ही अपने कर्मचारियों में 2 तरह का व्यवहार करेगी और उस हिसाब से पेंशन या दूसरी जो उनको बेनिफिट मिल सकते हैं, वो कोई इनाम नहीं है, वो उसका अधिकार है, कह रहे हैं कृपा नहीं है, तो वो उससे आप अगर वंचित करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर तो और आगे निकल के जाएगा फिर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारतीय शेयर बाजार को लेकर दुनिया के दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने बड़ा भरोसा जताया है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार अगले 1 साल में मजबूत प्रदर्शन कर सकता है। ब्रोकरेज का कहना है कि वो दौर जो है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है जब कंपनियों की कमाई यानी अर्निंग्स की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। अब कमाई में तेजी आने की उम्मीद है जो बाजार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। प्रवीण सर, मॉर्गन स्टैनली को क्यों लग रहा है कि भारत जो है इतना बुलिश होता हुआ दिख रहा है, जिस समय कि हम लोग लगातार डेली हम लोग जो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस और अनसर्टेनिटीज़ की बात करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल तक की भी मैं आपसे ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहा था, न्यूज़ रूम में भी बात कर रहा था, आप कह रहे कि विशाल अभी भी जो लड़ाई थमती हुई नज़र नहीं आ रही है। हर लोग जो है एक दूसरे को मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन बात जो है आती हुई नज़र नहीं आ रही है। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर भी प्रतिदिन स्टेटमेंट आ रहा है कि बहुत जल्द हो जाएगा, पहला ट्रांच हो जाएगा, लेकिन अब तक सुनते सुनते 1 साल का समय जो है वो बीत गया है। सर क्या है लेटेस्ट अपडेट और इस कहानी को कैसे देखें? नहीं, देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने जो अपनी रिपोर्ट दी है भारत को लेकर, उसमें एक बात जो पकड़ने वाली है या समझने वाली है, वो उन्होंने कहा है कि साहब इतने पीरियड में जिस तरह से बाजार गिरा है और चीज़ें हुई हैं,
उसने वैल्यूएशंस को और इन्वेस्टर्स के जो सेंटिमेंट है उन दोनों को एक एक्सट्रीम उससे पीक से ले जाकर नीचे लाया है। वैल्यूएशंस को अब तक जो 1.5-2 साल पहले तक का अगर आप भारत का बाजार देख लीजिए तो उसको बहुत महंगा माना जा रहा था कि भारत का बाजार बहुत महंगा है, बहुत ऊंचे लेवल पर मार्केट है, और इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट भी लगातार जो है वो तब बुलिश था, अब एकदम बेरिश दिखाई देता है। घरेलू इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, विदेशी इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। अब माना ये जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए कि ये पूरा का पूरा मामला कूल डाउन हुआ है। अगले 4 से 5 साल में जो रिदम देसाई हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, मॉर्गन स्टैनली के एमडी हैं, उन्होंने ये बोला कि अगले 4 से 5 साल में भारत पूरे दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव बाजार साबित हो सकता है। तो ये 2 तथ्य जो है विशाल वो महत्वपूर्ण यहाँ पे नजर आते हैं। सर, तो अब क्यों लग रहा है बुलिश मॉर्गन स्टैनली को? कुछ पॉइंट से वही प्रोविंस से समझ लेते हैं। देखिए, एक तो कहा जा रहा है सर कंपनियों की कमाई में तेजी आने की उम्मीद है। करीब पिछले जो 6 महीनों से जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो ग्रोथ थी वो कमजोर थी। अब कहा जा रहा है कि इसमें जो सुस्ती जो है वो अब खत्म होगी। इसके अलावा फिर कहा जा रहा है कि आरबीआई और सरकार की नीतियों से जो है वो सहारा मिलता हुआ दिख सकता है, और इसके अलावा जो है डोमेस्टिक डिमांड जो है वो मजबूत बनी हुई होगी। इस वजह से जो है चीज़ें जो है इनको बेहतर नजर आ रही है। कुछ ऐड करेंगे? बिल्कुल, देखिए अब मई के नंबर आए हैं कार सेल्स के। जी, कार सेल्स के मई के नंबर बताते हैं कि इस पूरी अनसर्टेनिटी में 37% कार सेल्स की जो है कार सेल्स बढ़ी है 37% सेल्स बढ़ी है। और ये बताती है कि जितना क्रूड महंगा, बाकी अनिश्चितता के दौर में भी लोगों ने अपनी कार, चूंकि भारत के अगर संदर्भ में आप देखेंगे तो एक महंगी खरीदारी है, घर और गाड़ियां, ये 2 भारतीय कंज्यूमर्स के सेंटीमेंट को समझने के लिए, घर चूंकि और ज़्यादा बड़ा सौदा हो जाता है, लेकिन कारों की सेल्स से पता चलता है कि लोग क्या किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग अभी मजबूत बनी हुई है, ये विशाल यहाँ पे नजर आ रहा है। चलिए, अब किन सेक्टर्स में दिख रहा है सबसे ज़्यादा दम, ये हम कर लेते हैं डिस्कस। मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि आने वाले वर्षों में बड़े निवेश जो हैं इन सेक्टर्स में देखने को मिल सकते हैं। एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, डाटा सेंटर्स, फर्टिलाइजर्स और एआई से जुड़ा जितना जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वहाँ इनको जो है तेज़ी आती हुई दिख सकती है। इसके अलावा कौन से जो सेक्टर्स इनको खासा इनको जो है पसंद आ रहा है वो है फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो है इनका फोकस है, और कहाँ ये जो सतर्क रुख अपना रहे हैं ये भी जान लीजिए। एनर्जी, मटेरियल्स, यूटिलिटीज़ और हेल्थ केयर से इन्होंने तौबा कर लिया है। अब सेंसेक्स को लेकर भी इनका अनुमान है सर, मैं चाहूँगा कि आप बताइए सेंसेक्स का क्या लेवल है जो पहुँचने की उम्मीद कही जा रही है। 89,000 के आसपास की संभावना जताई जा रही है। करंट लेवल से अच्छी है, स्पाइक की बात है। लेकिन अब तो ये हो गई टारगेट्स की बात, लेकिन खतरों पर भी जो है हम बात करेंगे आपसे सर, क्योंकि खतरों पर जो है आपसे बेहतर विश्लेषण कोई नहीं करता। पश्चिम एशिया में तनाव, कच्चे तेल की ऊँची कीमतें, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, ये 4 फैक्टर्स जो है इनको भी डराते हुए नजर आ रहे हैं। तो 89,000 का जो लेवल इन्होंने दे तो दिया है सर, लेकिन कुछ डरावनी बात है, उन पर भी फोकस करना होगा। नहीं, बिल्कुल, कुछ चीज़ें लगातार बनी हुई हैं, जैसे विदेशी निवेशकों की या FIIs की बिकवाली, ये अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। जो रकम कभी FIIs 1 साल में निकालते थे उतनी रकम 1-1 महीने में निकाल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा बाजार के लिए बना हुआ है। तमाम तरह के रिफॉर्म की बात की जा रही, सरकार खुद भी इस कोशिश में है कि ऐसा कोई रिफॉर्म न छूटे जिसकी वजह से बाजार में या स्टेबिलिटी आए या विदेशी निवेशक वापस लौट सकें। तो सरकार भी लगी हुई है। कई बातें ये आती कि टैक्स सरकार कम करे, मार्केट पर टैक्स कम करे। कई खबरें इस तरह की कि सरकार कुछ बड़ा बाजार पर टैक्स को लेके कुछ बड़ा फैसला करने के मूड में भी है। इस तरह की भी बातें आ रही, लेकिन मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की क्राइसिस है, ये लगातार एक बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। रुपए की गिरावट भी एक भारत के बाजार के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। ये क्लास सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर कि FIIs को कैसे रोका जाए सर, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, आंकड़ों से भी पता चल रहा है कि अगर 6 महीनों में अगर देख लिया जाए सर तो 2.25 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली हो चुकी है फ्रॉम जनवरी टू टिल डेट। सर इनको कैसे वापस लाया जाए, कैसे अट्रैक्ट किया जाए इनको? नहीं, देखिए अभी, और ये रिदम देसाई ने भी अपनी जो इंटरव्यू एक दिया है उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक आपका जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, आपका US का मार्केट हो गया, AI और टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, इसकी वजह से यहाँ के बाजार अट्रैक्टिव बने हुए थे। AI का बबल अगर शांत होता है, ठंडा होता है, या इन जो AI का पूरा मान लीजिए कि जो है चीज़ें
हो जाती हैं मार्केट में, तो उसके बाद भारत के बाजार की तरफ फिर रुझान वापस लौट सकता है। एक चीज़ है। दूसरी चीज़, यानी विदेशी मार्केट्स के बराबर अगर भारत का बाजार अट्रैक्टिव हो जाए। दूसरी चीज़, सरकार की जो पॉलिसी डिसीजंस है, रिफॉर्म, और उसके साथ अगर मार्केट पर जो टैक्स है, जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर तमाम जो जानकार हैं वो कहते हैं, वो अगर टैक्स को सरकार कम करती है, हटाती है कम से कम विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। सर, मैं आपसे न्यूज़ रूम में जब चर्चा कर रहा था तो एआई को लेकर जो अभी आप बात बता रहे हैं कि वहाँ तमाम देशों में वो चीज़ें खत्म हो जाएगी, तब हमारे जो है दिन अच्छे आएंगे। लेकिन रुचिर शर्मा साहब को इसमें लाना चाहूँगा। रुचिर शर्मा तो कहते हैं कि हम तो बहुत पीछे रह गए यार, हम लोग लगार्ड्स हो गए, इसी वजह से हम लोग तो देखिए इतनी पिछड़ गए कि ताइवान का बाजार हमें सरपास करता हुआ दिख गया। वहाँ की एक कंपनी है, उसकी हिस्सेदारी जो वहाँ के स्टॉक मार्केट में 42% है, वहाँ उस कंपनी का अच्छा प्रदर्शन होता है, ज़्यादा यूज़ है, उस वजह से वो चमक गया, वो आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए। अगर तुलना करें आबादी में तो हम 144 करोड़, वो मात्र 2 करोड़ के आसपास हैं। नहीं, बिल्कुल। और अभी खबर मैं एक देख रहा था, दक्षिण कोरिया का जो मार्केट है, उसका जो मार्केट कैप है वो दुनिया का 6वां बड़ा हो गया। भारत को उन्होंने उस पोजीशन से हटा दिया है। जो रुचिर शर्मा की बात है, जाहिर तौर पर ये बात सच है कि एआई में भारत उस तरह से इन्वेस्टर्स को लुभाने में नाकामयाब रहा है। भारत की जो प्रगति है, भारत अपनी तरह से कर रहा है, लेकिन चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो या ताइवान जैसा मुल्क हो, इनका जो टीएसएमसी है उसका पहले से असल में पूरा का पूरा चिप मार्केट में एक बड़ा जो वर्चस्व है वो रहा है। अमेरिका में एनवीडिया का ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया है चिप के जरिए, एआई के जरिए। तो ये जाहिर तौर पर भारतीय मार्केट के लिए नेगेटिव साबित हुआ। रुचिर शर्मा की बात जहाँ तक अगर समझा जाए तो वो एक तरह से एक बड़ा मजबूत तर्क है। विशाल, चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की।